हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पादपों में खनिज पोषण। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, हरे पादप जो है अपने पोषण जो है वो मृदा से लेते हैं और हरे पौधों में अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों द्वारा होती है। इस प्रकार वे सभी तत्व जो पादपों की वृद्धि तथा परिवर्धन के लिए आवश्यक होते हैं खनिज तत्व कहलाते हैं तथा पादपों द्वारा इन तत्वों का अवशोषण एवं प्रयोग करने की क्रियाविधि को खनिज पोषण कहते हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है, पादप जो है सारा खनिज जो है जो अपना पोषण है वो मृदा से लेते हैं। बाकी जो है वो वायवीय यानी जो वायुमंडल है उसमें जो तत्व हैं उसका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण से कुछ कार्बनिक तत्व भी बनाते हैं जिनसे अपना वो पोषण करते हैं। तो ऐसे कई सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं जो मृदा में होते हैं और उस तत्वों को जो है पादप अपनी वृद्धि के लिए और परिवर्धन के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। उनको हम बोलते हैं खनिज तत्व। और इन तत्वों को अवशोषित करके प्रयोग करके जब पादप अपना जब पोषण करता है तो इन्हें हम बोलते हैं खनिज पोषण। तो आज हम जो है खनिज पोषण जो है उसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जो पादप है अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करता है और अगर उसकी कमी होती है तो पादप में कौन कौन से रोग प्रदर्शित करता है या कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है, वो हम जो है इसमें पूरा चैप्टर में या इस वीडियो में कह सकते हैं पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अब पोषण के आधार पर आप सभी को ज्ञात है कि सभी जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वो दोनों वर्ग हैं, वो हैं परपोषित और सपोषित। और जो परिभाषा आपको ज्ञात है वो है कि परपोषित वो होते हैं जो अपना खाना या अपना पोषण स्वयं नहीं करते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। और सपोषित वो हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पादप। तो आज हम नई परिभाषा पढ़ेंगे, वो है परपोषित और सपोषित की। तो परपोषित के लिए जो नई परिभाषा है पोषण के आधार पर वो ये है कि जो जीव अपनी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषित कहते हैं। देखिए, जो इनकी परिभाषा जो ज्ञात है वो ये है कि परपोषित कौन से हैं जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। उसी बात को हम लोग जो है एक विस्तारित रूप में प्रस्तुत करें, जो है कि परपोषित वह जीव हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता के लिए बाहरी स्रोत पर निर्भर रहते हैं। तो जो भी उनकी पोषण के लिए उनको कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व चाहिए वो कहाँ से लेते हैं? बाहरी स्रोत से, नहीं दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनके अपने पोषण के लिए। तो ये हुई परपोषित की परिभाषा। सपोषित की जो परिभाषा है वो है कि ये वह जीवधारी हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं तथा बाहरी स्रोतों से केवल अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, सपोषित कहलाते हैं। तो देखिए, सपोषित जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं जैसे कि हरे पादप। तो नई परिभाषा के अंतर्गत जो है, नई परिभाषा नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं कि पोषण के आधार पर जो परिभाषा है, तो ये वह जीवधारी है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त कार्बनिक पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा और तथा बाहरी स्रोतों से केवल अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। बाहरी स्रोत यानी मृदा से, तो वह अकार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करते हैं। तो हमने एक नई परिभाषा कह सकते हैं सीखी है कि परपोषित वह है जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, बस आपको ये शब्द याद रखना, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर है? बाह्य स्रोतों पर। और सपोषित जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों के ग्रहण करने के लिए जो है बाहरी स्रोतों पे निर्भर करते हैं। तो ये था पोषण के आधार पर दो वर्गों में जीवधारियों को जो विभाजित किया गया है। जैसे कि सबको पता है, समस्त क्लोरोफिल रहित पादप जो हैं, सभी क्लोरोफिल रहित पादप जैसे कवक, जीवाणु, जंतु सारे क्या हैं? परपोषित।
जो किस पर निर्भर करते हैं, ये जो परपोषित है जो बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। देखिए कौन कौन से, एक बहुत दूसरा हम लोग एक कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है जिससे हम उनको विभेदित करते हैं कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है जैसे कि कवक, जीवाणु, जंतु, ये परपोषित हैं जो दूसरों पर अपने पोषण के लिए निर्भर करते हैं। और जो जिनमें क्लोरोफिल होती है ये यानी कि सारे पादप और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, ये सारे क्या हैं, सपोषित। तो यानी कवक, जीवाणु, जंतु सारे क्या हैं, परपोषित, और सारे जो है पादप और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु वो क्या है, सपोषित। अब देखिए हरे पादप जो हैं, हमने कहा ना हरे पादप जो है यहाँ पे हमने कहा सपोषित, तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। तो हरे पादप जो है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। और अकार्बनिक पदार्थ वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से। अभी हमने यहाँ पे परिभाषा पढ़ी ना कि जो सपोषी होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो कहाँ से लेते हैं, बाह्य स्रोत। तो बाह्य स्रोत क्या है, मृदा। वो मृदा से जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मृदा से प्राप्त करते हैं, और कार्बनिक पदार्थ जो है वो उनको कहाँ से मिल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से। अतः हम बोल सकते हैं कि हरे पौधों में पोषण का अभिप्राय मुख्यतः क्या है, खनिज पोषण से है। क्योंकि जो हरे पौधे हैं वो ज़्यादातर क्या लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ ले रहे हैं मृदा से, जिसमें ज़्यादातर क्या है, खनिज है जो मिट्टी के अंदर मिले हुए रहते हैं या मिश्रित रहते हैं। तो जो हरे पौधा जो है वो अकार्बनिक पदार्थ कहाँ से ले रहा है, मृदा से। तो जो मृदा से वो जो खनिज पदार्थ तत्व ले रहा है, ग्रहण कर रहा है अपने पोषण के लिए, तो इसीलिए हरे पौधे की जो पोषण है उसको हम बोल सकते हैं खनिज पोषण। अब पादपों में खनिजों पर निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण 1804 में सॉसर ने और बाद में 1860 में वॉन सैक ने दिया था। तो देखिए ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले जो है खनिजों पर निर्भरता और ये प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि इनकी जो है पादपों पर जो है खनिज की निर्भरता रहती है। इसका प्रमाण दिया था सबसे पहले डी सॉसर ने 1804 में और बाद में जॉन सैक ने 1860 के अंदर। अब हम पढ़ते हैं पादपों की खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियां। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि जो है पोषण जो है तो तत्व हैं या खनिज तत्व हैं वो पादप के लिए आवश्यक हैं, और ये दो साइंटिस्ट ने ज्ञात किया था, डी सॉसर और जॉन सैक ने। तो उनके जैसे कई सारे वैज्ञानिकों ने ये ज्ञात करने के लिए अलग अलग जो है कई सारे प्रयोग किए और फिर ज्ञात किया कि कई सारे विभिन्न विभिन्न तत्व जो हैं वो पादप के लिए आवश्यक है। तो ऐसे कई सारे जो है प्रयोग करने पर ये पता लगा। तो कुछ प्रयोग जो है हमारे सिलेबस में है। तो पहला वाला जो प्रयोग जो है विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो किया है वो कुछ इस प्रकार है। तो पौधों में जो है विभिन्न खनिज तत्वों को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक विधियां अपनाई थी। तो उनमें से कुछ विधियां हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे। तो पहली विधि है पादप भस्म का विश्लेषण। नाम से ही पता लग रहा है कि पादप जो है उसको भस्म में परिवर्तित किया गया होगा और उसका फिर विश्लेषण किया गया होगा। तो देखिए हम पूरा विस्तार से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इस विधि का उन्होंने उपयोग किया और क्या है ये विधि। तो इस विधि के अंदर जो है पहले ताजे पौधे को लिया जाता है, उसे ओवन में 1 या 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री तक, ठीक है, 70 से 80 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे पौधे में जितना भी जल है वो वाष्पित होकर उड़ जाए। तो देखिए पहले उन्होंने क्या लिया, पौधे लिया, उसको ओवन में गर्म किया 70 से 80 डिग्री पर गर्म करने से, ताकि उसमें जितना भी जल है वो वाष्पित होकर जो है वो खत्म हो जाए या वहां से हट जाए। तो जल जो है वो खत्म हो जाए। फिर बचे हुए अवशेष को उन्होंने तोला और उससे पौधे का शुष्क भार ज्ञात कर लिया। अब देखिए जब पौधा था उसमें पूरा जो पानी, अब सभी जल से बने होते हैं, तो पौधे में जितना पानी था जब उसको 70 से 80 डिग्री ओवन में गर्म किया गया तो जो है पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ गया और या खत्म हो गया। तो अब बाकी जो बचा उसको बोलते हैं शुष्क भार। तो वो जो पौधे का शुष्क भार है उसे ज्ञात कर लिया गया
और इस शुष्क भार में जो प्रमुख घटक थे, तो आपको पता ही क्या बचेगा, कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, और जो भी जीव द्रव्य घटक थे यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे जो घटक है, गोल्गी का है, ये सारे जो है कार्बनिक अम्ल, ये सारे जो है शुष्क भार में बच गए। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। पौधा लिया, उसको अवन में गर्म किया 70 से 80 डिग्री पर, तो उसमें जितना भी जल था वो वाष्पित हो गया। बाकी बचा वो जो पौधा बच गया उसको बोला गया शुष्क भार, और ये शुष्क भार ज्ञात कर लिया गया, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्राई वेट। अब इस शुष्क भार को अगर देखा जाए तो उसमें पौधे में क्या क्या चीज़ें बची हैं, पानी हट गया, बाकी क्या बचा, तो हम बोल सकते हैं उसमें क्या बचा, कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, जीवद्रव्य घटक और अकार्बनिक घटक। ठीक है। अब पौधे के शुष्क भार में जो है अकार्बनिक ज्ञात करने के लिए उन्होंने किया, ये तो हो गए सारे कार्बनिक तत्व और ये सब कुछ। अब अकार्बनिक तत्वों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या करा, पौधे के शुष्क नमूनों को भट्टी में करीबन जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जलाया। तो उन्होंने अकार्बनिक तत्वों को ज्ञात करने के लिए सभी जो है वो पौधा जो था उसको 6000 डिग्री सेल्सियस पे जला दिया। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप उसमें जितने भी उपस्थित कार्बनिक पदार्थ थे वो विघटित हो गए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन, ये सब बाहर निकल गए गैसेस के फॉर्म में। ठीक है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन, ये जो है गैस के रूप में उसमें हट गया। इससे जो है बचा शेष पदार्थ जिसको बोला गया पादप भस्म। अब जो गैस, ये चीज़ें जो थी कार्बनिक पदार्थ वो तो गैस के रूप में उड़ गई, बाकी बचा जो शेष पदार्थ है उसको भस्म कहा गया। वैसे भी जलेगा तो राख बनेगी ही, तो इस राख में कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ तो है वो गैस के फॉर्म में उड़ गए, बाकी बचा पादप भस्म। अब इस भस्म को जो है बचे हुए जो ये बचा हुआ अवाष्पशील जो खनिज तत्व था ये देखा गया, उसका विश्लेषण किया गया कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। शायद समझ में आया होगा। पौधा लिया, उसमें से सारा क्या है पानी जो है वो वाष्पित कर दिया गया अवन में रख के। ठीक है। जब उसको गर्म किया गया 70 से 80 डिग्री, सारा पानी जो है उड़ गया। तो बचा कौन सा, जो शेष बचा उससे हमने निकाल लिया शुष्क भार। शुष्क भार कहेंगे तो उसमें कौन कौन से घटक थे, यानी जो पौधा है वो बचा ना, पानी सारा उसमें से हट गया है, बस पौधा तो बचा ही है। उस पौधे के अंदर सारे ही हैं, कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन और ये कार्बनिक घटक सभी हैं। अब ये इन सब का भार आएगा। इसमें जो है हमने कहा दो तत्व होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। हमें तो ज्ञात करना है इसमें कौन सा तत्व है, तो कार्बनिक तत्वों को हटाने के लिए उसको फिर से भट्टी में जलाया गया जो है 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण वो क्या, भस्म में परिवर्तित हो गया, और जो कार्बनिक तत्व थे वो गैस के रूप में उड़ गए। बचा क्या, भस्म। उस भस्म का विश्लेषण किया गया कि उसमें कौन कौन से तत्व पाए गए हैं। अब देखिए इस विधि से ये तो ज्ञात हो गया कि जो है पादप जो है उसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कर पाए कि कौन सा तत्व कितना आवश्यक है और उसकी कितनी मात्रा आवश्यक है, और वो कितना उस पौधे में किस कार्य के लिए आवश्यक है। इस विधि से ये नहीं ज्ञात कर पाए। फिर हम पढ़ते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है बालू संवर्धन प्रयोग। अब देखिए बालू संवर्धन प्रयोग, इस विधि में जो है विभिन्न तत्वों की पौधों के लिए उपयोगिता निर्धारित करने के लिए पौधों को बालों में उगाया जाता है, कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं उनको ज्ञात करने के लिए उनको बालों में उगाया जाता है। लेकिन जो बालू रेत है उसको भी एक विशेष जो है वो कह सकते हैं विधि द्वारा उसमें उगाते हैं। तो ये क्या करते हैं इस विधि में, सर्वप्रथम जो बालू है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से धोकर निर्जमीकृत किया जाता है, उसको स्टरलाइज किया जाता है। जो बालू रेत है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है धोते हैं और उसको निर्जमीकृत किया जाता है। निर्जमीकृत बालू में कोई भी खनिज उपस्थित नहीं होता है। बालू ली उसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है धोया जाता है, जिसके कारण वो कैसी होती है, निर्जमीकृत। और उस निर्जमीकृत इसलिए किया जाता है ताकि उसमें कोई खनिज उपस्थित ना रहे। फिर इसको बार बार इस बालू को पानी से धोकर सुखाया जाता है
और इससे प्रयोग अनुसार कई पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हम बालू ली, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में धोया गया, जिससे वो क्या हो गई, निर्जमीकरण। और इस निर्जमीकरण को पानी में धोया गया और सुखाया गया और फिर इसमें पौधे उगाए गए। इन पौधों में से कुछ पौधे जो होते हैं नियंत्रण पौधे होते हैं, जिनकी सभी पोषक तत्व पानी में घोलकर दिए जाते हैं। अब इन्होंने दो कैटेगरी बनाई, एक जैसे मिट्टी है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, एक में वो पौधे उगाए और दूसरे में जिसमें एक में जो है उन्होंने मिट्टी में रेत में दोनों पौधे उगाए, लेकिन पानी के साथ उन्होंने सारे पोषक तत्व दिए और कुछ पौधों में अलग अलग पोषक तत्व देखे और फिर जांचा। तो उन्होंने बाकी बचे हुए पौधों को पृथक पृथक पात्रों में एक से अधिक खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाया, जिन्हें अपूर्ण पौधे कहते हैं। यानी एक में तो सारे पोषक तत्व दिए और बाकियों में कुछ तत्व दिया, दूसरे में कुछ तत्व दिया, अलग अलग दिया, उनको उन्होंने अपूर्ण पौधे कहा। और जिनमें सारे दिए पोषण तत्व दिए उन्हें नियंत्रण पौधे कहा। अब विभिन्न पोषण घोल में जो पौधे की वृद्धि है और न्यूनता के लक्षण का उन्होंने विश्लेषण किया और विभिन्न तत्वों की उपयोगिता को ज्ञात किया। देखिए उन्होंने सारे पोषक तत्व उगाए। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में है लेकिन आपको समझ में आएगा, कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखिए दो रेत में अलग अलग पौधे उगाए, एक में तो उन्होंने पानी के साथ सारे जो है खनिज तत्व दिए और यहाँ पर मैंने एक शो किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूज़ किए, उसमें एक में कोई खनिज तत्व डाला, दूसरे में कुछ डाला और उससे विश्लेषण किया कि उसकी कमी के कारण क्या हो रहा है। अगर इसमें एक खनिज लवण है दूसरा नहीं है तो उसमें कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका अध्ययन किया। अब देखिए इस विधि में उन्होंने किसको उपयोग किया था, बालू रेत का। लेकिन कई बार इस विधि में बालू के स्थान पर अन्य माध्यम भी उन्होंने इस्तेमाल किए, जैसे कि क्वार्ट्ज, प्लास्टिक चिप, वर्मिकुलाइट और कृत्रिम मृदा। इन सबका प्रयोग उन्होंने इस विधि के लिए किया। यहाँ हमने देखा ना, सबसे पहले उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, बालू रेत। लेकिन कई बार बालू रेत के स्थान पर उन्होंने प्लास्टिक चिप, वर्मिकुलाइट और कृत्रिम मृदा का उपयोग किया। अब ये वर्मिकुलाइट क्या है, तो वर्मिकुलाइट जो है इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे और ये कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है, कई बार आया गया है कि वर्मिकुलाइट क्या है या इसके बारे में समझाइए। तो वर्मिकुलाइट जो है वो है पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है और ये हल्के भार वाला, रसायन अक्रिय, अनुवर्र अधिक, जल अवशोषण क्षमता युक्त तथा उष्मरोधी होता है। देखिए इतने सारे इसमें लक्षण होते हैं, हल्का होता है, रसायन अक्रिय होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसमें जो है जल अवशोषण करने की ज़्यादा क्षमता होती है, उष्मारोधी होता है। तो इसे भी जो है मृदा के स्थान पे इस्तेमाल किया जा सकता है और जो है खनिज लवणों की पूर्ति करके पादप को इसमें उगाया जा सकता है। और इस विधि से जो है, इस विधि को बोलते हैं वर्मिकुलोफोनिक्स कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्मिकुलोफोनिक्स कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस पुटअप किया गया है, कई बार आया गया है वर्मिकुलोफोनिक्स क्या है या वर्मिकुलाइट क्या है, इसको और हम अभी पढ़ेंगे। अब हम पहले विधियां पढ़ लेते हैं। तो अगली विधि जो है वो है जल संवर्धन प्रयोग। अब देखिए जल संवर्धन प्रयोग में क्या होता है, तो जल संवर्धन प्रयोग में बालू मिट्टी का उपयोग नहीं होता, बल्कि इसमें क्या करते हैं, इसमें जड़ को पोषक तत्वों के घोल में रखा जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अब देखिए उसमें क्या करते हैं, यहाँ मिट्टी का उपयोग किया था, यहाँ मिट्टी का उपयोग नहीं करते, यहाँ सीधा उसको पानी, जड़ जो है पौधे की जड़ जो है, पौधे की जड़ को डायरेक्ट पोषक तत्वों में के घोल में रख दिया जाता है। लेकिन इस घोल में जो है ऑक्सीजन का अभाव रहता है, तो क्या करते हैं, जो घोल में जड़ के पास एक नली के द्वारा ऑक्सीजन को प्रवाहित कर दिया जाता है और इस विधि को बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। ये भी टर्म पूछी जाती है कई बार कि हाइड्रोफोनिक क्या है। मैंने कहा ना वर्मिकुलोफोनिक्स और हाइड्रोफोनिक्स दोनों पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया। तो हाइड्रोफोनिक्स क्या है, तो हाइड्रो मीन्स वाटर है यानी पानी, तो जो पानी के अंदर वो सारे पोषक तत्व डाल के जड़ों को उनमें डुबो दिया जाता है ताकि सारा पोषक तत्व वो है
डायरेक्ट या मृदा का उपयोग नहीं हो रहा, डायरेक्ट जल में ही उसको उगाया जा रहा है। पादप को सारे पोषक तत्व उस पानी में ही मिक्स जो है मिश्रित कर दिया गया है और उससे उगने वाले पौधे हम बोल सकते हैं। तो उसमें है कि ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन को एक नलिका द्वारा जड़ों के पास प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस विधि से जो है वो बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। अब देखिए, इस विधि में सैक, नॉब तथा हॉगलैंड द्वारा निर्धारित किए पोषक तत्व ही घोल में प्रयोग किए गए थे। अब हमने कहा ये जो है घोल तो बना लेते हैं, लेकिन घोल में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो वैज्ञानिक थे सैक, नॉब और हॉगलैंड। तो इन लोगों ने जो है 1860 में सैक ने, नॉब ने 1865 में, हॉगलैंड ने 1938 में कुछ पोषक तत्व जो हैं वो निर्धारित किए थे कि ये पोषक तत्व आप इतनी मात्रा में इस घोल में डालेंगे तो पादप की वृद्धि आसानी से होगी, तो वही यूज़ किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मुख्य हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में अनिवार्य पोषक तत्व। ये तो सारे प्रयोग थे और उन्होंने ज्ञात किया, और आज हमें ज्ञात है कि कौन सा पोषक तत्व जो है पादप के लिए आवश्यक है, तो आज हम उसके लिए पढ़ेंगे। तो पौधों में जो है अनेक खनिज तत्व जो है वो आवश्यक होते हैं, और इन खनिज तत्वों को जो वो पोषण के रूप में लेते हैं तो हम उन्हें खनिज पोषण कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जो 105 तत्व हैं उनमें से 60 तत्व तो पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, 105 में से 60 तो क्या है, पौधे में पाए गए हैं। लेकिन इनमें से जो है पौधे की वृद्धि के लिए या परिवर्धन के लिए सिर्फ कितने आवश्यक है, 17। जो 17 हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो 17 जो ज़रूरी है उनको कहा गया अनिवार्य तत्व। और जो 60 में से बाकी बचे, देखो 60 भी पौधे के अंदर हैं अंदर और वो पाए जाते हैं, लेकिन जो 17 हैं वही इम्पोर्टेंट है, वही आवश्यक है उसकी वृद्धि के लिए, परिवर्धन के लिए। तो जो ज़रूरी हैं और आवश्यक है उनको बोला गया अनिवार्य तत्व, और 60 में से जो बाकी बचे उन्हें कहा गया अनावश्यक तत्व। और कई बार ये जो अनावश्यक तत्व होते हैं वो पौधे के लिए विषाक्त भी होते हैं, यानी जहरीले हो सकते हैं। अब देखिए, पौधे के लिए जो 17 अनिवार्य तत्व हैं उनको कैसे निर्धारित किया गया कि ये जो 60 तत्व थे पूरे, उसमें से कैसे ये निर्धारित किया गया कि ये 17 ही आवश्यक हैं। तो इसका एक 4 जो बिंदु हैं, मतलब कुछ क्राइटेरिया है, उस श्रेणी के आधार पर जो है उनका विश्लेषण किया गया, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो निर्धारित तथ्य है वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है कि तत्व जो पौधे की सामान्य वृद्धि तथा जनन के लिए अभिप्राय है होते हैं और उनके अभाव में पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। यानी अब अगर हमें ज्ञात करना तो वो पादप जिससे पौधे में क्या होगी, वृद्धि होगी, पौधा जनन कर पाएगा आसानी से और उसके जीवन चक्र के लिए आवश्यक है। अगर ये तीनों चीज़ें वो पूर्ण करता है तो वो तत्व क्या है, पादप के लिए आवश्यक है कि वहाँ पे वृद्धि हो पा रही है, उसमें जनन हो पा रहा है और जीवन चक्र पूर्ण कर पा रहा है। अगर वो तत्व नहीं है तो ये तीनों चीज़ें बाधित होंगी कि ना वह पौधे में वृद्धि होगी, न जनन होगा, न जीवन चक्र पूर्ण होगा। तो ये तीनों जो है वो जिस तत्व से पूर्ण होती है, तो यानी वो जो तत्व है वो बहुत अनिवार्य है पादप के लिए। तो पहला तथ्य तो ये हुआ। दूसरा जो है, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अमुक तत्व की कमी को केवल उसी तत्व द्वारा पूरा किया जा सकता है कि अन्य तत्व से नहीं। यानी ये देखिए मैंने लिखा भी है कि वो जो है उसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना चाहिए, यानी अगर उस तत्व की कमी होती है तो वो तत्व ही पूरा करेगा, कोई दूसरा तत्व नहीं। तो यानी वो तो बहुत ज़रूरी हुआ कि उसकी कमी को दूसरा पूरी नहीं कर सकता, वही कर सकते हैं। यानी अगर वो नहीं हुआ तो कई सारे रोग या कुछ लक्षण प्रदर्शित करेगा, पौधे में कई सारी कमियां हो जाएंगी। तो वो जो कमियां है वो वही जो तत्व है वही पूर्ण कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो यानी वो आवश्यक हुआ। तीसरा जो है वो ये है कि जो तत्व जो है वो पादप की उपापचय क्रियाएं में प्रत्यक्षतः सम्मिलित होता है। उक्त मापदंडों के आधार पर ही अनिवार्य तत्वों को पहचान की गई है। देखिए अभी हम जब आगे पढ़ेंगे श्वसन
पादपों में श्वसन वगैरह, तो आपको और क्लियर होगा कि कौन कौन से खनिज तत्व जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं पादप के लिए। तो यहाँ जो कुछ तत्व हैं वो सीधा सीधा भाग लेते हैं उपापचय क्रिया। जो पादप में उपापचय क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो काफ़ी होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, उसमें जो है मैग्नीशियम का प्रयोग सीधे सीधे होता है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो उपापचय क्रियाएं हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से वो जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी वो भाग ले रहा है। अगर वो तत्व नहीं हो तो वो क्रिया ही रुक जाएगी या वो होगी ही नहीं, है ना। अगर वो क्रिया नहीं होगी तो पौधा सीधा मर जाएगा। तो ऐसा जो तत्व जिसकी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर जो है सम्मिलित हो रहा है उसको कहा जाता है अनिवार्य तत्व। अब है फोर्थ पॉइंट कि प्रत्येक तत्व की कमी से विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर वो तत्व, अभी मैं कई बार बोल रही हूँ कि अगर वो तत्व नहीं पौधे को मिला तो अवश्य या तो उसे कोई रोग हो जाएगा या वो कोई लक्षण प्रदर्शित करेगा, पत्तियां पीली हो जाएंगी, वो सिकुड़ के गिर जाएगा, ठीक है, या उसमें कोई रोग उत्पन्न होगा। तो ये जो है, ये जो 4 मुख्य तत्व हैं वो निर्धारित करते हैं कि कौन से जो तत्व हैं वो अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो कौन से अनिवार्य तत्व हैं जो हमने 17 जो खनिज पोषण जो निकाला है उनमें। तो उनको जो है अनिवार्य पोषक तत्वों को पौधे में उपस्थिति की उनके मात्रा के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला है वृद्ध पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। वृद्ध पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। जो 17 थे ना, ये वाले 17, उनको 17 को 2 में डिवाइड किया है या 2 में विभाजित किया है। एक है वृद्ध पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखिए इनकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो वृद्ध पोषक तत्व वो हैं, इनको प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। ये तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो उसे गुरु पोषक जो है तत्व कहलाते हैं। अब देखिए हम एक जो सिंपल वाली भाषा है कि इनके थोड़े अधिकतम इतनी मात्रा चाहिए, ठीक है, अधिकतम इतनी मात्रा चाहिए तब पौधे में होगा। अगर इसकी कम होगा तो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं, ज़्यादा इतना चाहिए, ठीक है। इसकी जो है वो वृद्ध पोषक तत्व है। और ये जो वृद्ध पोषक तत्व हमने अभी पढ़ा था शुष्क भार, तो एक शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम होने चाहिए, उतना वो चाहिए। और ये कौन कौन है, ये 9 तत्व हैं। ये 9 तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये जो है 9 तत्व, ये 9 तत्व जो हैं वो है वृद्ध पोषक तत्व जो पौधे के लिए आवश्यक हैं। अब आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इन्हें गौण पोषक या लघु पोषण तथा अप्रधान भी कहते हैं। और ये तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो, यहाँ कितनी थी 1 से 10, यहाँ 1 मिलीग्राम से कम हो, उन्हें शुष्क पोषक तत्व कहलाते हैं। मतलब कम से कम इतनी होनी चाहिए, है ना, कुछ वैसा। तो ये है कि इनकी मात्रा जो है 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो, उन्हें शुष्क पोषक तत्व कहते हैं। और ये कितने 8 हैं, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोबिलिडियम, क्लोरीन और निकल, ठीक है। ये है 9 और ये है 8, ठीक है, ये है 9। वृद्ध पोषक तत्व कितने हैं 9 और सूक्ष्म पोषक तत्व कितने 8, ठीक है। अब इसमें से जो आयरन और बोरोन है वो है मध्यवर्ती पोषक। इसमें जो आयरन और बोरोन है वो है मध्यवर्ती पोषक। और जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो है प्राथमिक वृद्ध मात्रक पोषक तत्व। वो क्या है, प्राथमिक वृद्ध मात्रक पोषक तत्व। और यहाँ पे जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये है द्वितीयक वृद्ध मात्रक पोषक तत्व। इसके अलावा कुछ और भी तत्व हैं, जैसे हैं संरचनात्मक तत्व जो जैव रसायनों में उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में, आरएनए में, तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऊर्जा संबंधित यानी एटीपी में जो मौजूद होते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम जो एटीपी के फॉर्म में रहता है और बाकी जो कितनी यौगिक क्रियाएं हों उसमें आवश्यक होता है।
अब जो है एंजाइम सक्रियता वाले, जो एंजाइम को सक्रिय करते हैं वो वाले हैं या निरोधक के रूप में काम करते हैं, तो वो है मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और मोबिलिडियम। ऐसे ही जो है कुछ जो है कोशिकाओं में प्रासरणिक कार्यों को संतुलन करते हैं, वो है पोटेशियम और क्लोरीन। तो ये थे जो है, अब इनको हम डिटेल में जो है आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि वृहद पोषक तत्वों से कौन सी कमी होती है, कौन से रोग होते हैं और सूक्ष्म से कौन से। ठीक है, थैंक यू।